मुझे तो लगा तुम आओगे नहीं यार, मुझे ऐसा लगा कि हमने तो मैंने पूछा था आ जाओ गुरुदेव, ये तो गुरुदेव आ जाएंगे यहाँ पर है क्यों? चंदन भाई खाली है बाबू अरुण। अरे इसमें लिखो। गुड इवनिंग बच्चों, आइए। गुड इवनिंग, नमस्ते बेटा, नमस्ते। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक सारा सिलेबस खत्म हो गया, रिवीजन हो गया, टेस्ट पेपर हो गए हैं, फिर अचानक आज पूर्वाज सर सामने कैसे आ गए। एक्चुअली इन 2 दिनों में ना बच्चे बड़े टेंशन में। तो सच बताऊं तो ये रिवीजन कराने में नहीं आया, तो बहुत रिवीजन हो चुका है। मैं तो बस आपको मनोरंजन कराने आ गया हूँ, इंटरटेनमेंट। अब यार इंटरटेनमेंट के लिए मूवी तो दिखाऊंगा नहीं ना, मूवी दिखाऊंगा तो भाग जाओगे, समय बर्बाद हो जाएगा। तो मैंने सोचा कैसे किया जाए, तो मैंने क्या किया, नेम रिएक्शन को टेबल फॉर्म में अरेंज कर दिया। रिवीजन का रिवीजन भी हो जाएगा, 2-3 क्वेश्चन का बेनिफिट भी हो जाएगा, मन की बातें भी हो जाएंगी, और थोड़ा सा आपका और मेरा दोनों लोगों का एंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो ये रिवीजन एक्चुअली नहीं था, ये सिर्फ मैं आपसे मिलने आया था। संडे को पेपर है, 2 दिन बाद पेपर है, तो सिर्फ आपसे मिलने में आया था। थोड़ी कुछ बातें करेंगे, हर 15 क्वेश्चन के बाद कुछ डिस्कशन करेंगे, मन की बातें करेंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। ओके, सो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए पहले 15 नेम रिएक्शन को डील करते हैं, फिर कुछ और मन की बातें करते हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट करते हैं। बच्चों आवाज आ रही है? लो, हम पूरी हिस्ट्री बोल डाली हमने। आवाज आ रही है? गुड इवनिंग बेटा, आवाज आ रही है? आ रही भाई, ओके। तो आइए बेटा, आज फटाफट पहले पहले 15 नेम रिएक्शन को देखा जाए, और उसके बाद फिर कुछ और बातें हम लोग करते हैं। बेटा मैंने क्या किया है, मैंने एनसीईआरटी की सारी नेम रिएक्शन को एक टेबल फॉर्म में अरेंज कर दिया है। कोई डिटेल डिस्कशन नहीं किया जाएगा। नेम ऑफ द रिएक्शन, रिएक्टेंट क्या होता है, सबस्ट्रेट, रिएजेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, एक एग्जांपल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आओ करते हैं पहले 15 नेम रिएक्शन को। पहली रिएक्शन बच्चों क्या है, सबाथियर सेंटरेंस रिडक्शन गिवन बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट इज एल्कीन और एल्काइन। द रिएजेंट इज मेटल कैटलिस्ट। आप किसी भी ट्रांजिशन मेटल को ले सकते हैं, लाइक रेनी निकिल, पैलेडियम, प्लैटिनम। अगर निकिल का इस्तेमाल करते हैं तो हाई टेम्परेचर लेना पड़ता है। व्हाट इज द प्रोडक्ट, एल्केन दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक एच इधर एक एच इधर। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए हमने कोई एल्कीन ले ली, या हमारे पास कोई एल्काइन है, हम लोगों ने इसका हाइड्रोजनेशन करा दिया, और आप जानते हैं जितने भी पाई बॉन्ड होंगे ब्रेक होंगे और एक एक एच आ जाएगा। 2 पाई बॉन्ड होंगे तो 2 एच आ जाएंगे, और इस प्रकार से फॉर्मेशन हो जाएगा एल्केन का। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सबाथियर सेंटरेंस रिडक्शन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। Unsaturated hydrocarbon to saturated hydrocarbon with the help of metal catalyst like रेनी निकिल, पैलेडियम, प्लैटिनम, कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं बच्चों वुड्स रिएक्शन की। व्हाट इज वुड्स रिएक्शन? यहां पे हमारा रिएक्टेंट क्या होता है, एल्किल हैलाइड, राइट। व्हाट इज द रिएजेंट, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। पानी नहीं ले सकते, पानी ले लेंगे तो सोडियम आग लगा देगा, इसलिए लेते हैं ड्राई ईथर। एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज एल्केन। जस्ट डबल कार्बन का एल्केन बनता है। कैसे कराते हैं वुड्स रिएक्शन, ये हमारे पास एल्किल हैलाइड होता है, ये हमारे पास रिएजेंट होता है, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। कार्बन हेलोजन बॉन्ड को काटेंगे, बिंदी लगाएंगे, बिंदी मतलब फ्री रेडिकल,
डाइमेराइज करेगी और इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा सिमेट्रिकल एल्केन। दिस इज अबाउट द वुड्स रिएक्शन। कैसे पहचानोगे वुड्स रिएक्शन? सबस्ट्रेट होगा एल्किल हैलाइड, एरो के ऊपर लिखा होगा सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, समझ जाना ये वुड्स रिएक्शन है। डबल कार्बन का अनसिमेट्रिकल एल्केन बनेगा। अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने का प्रयास करोगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा, अदरवाइज मिक्सचर ऑफ एल्केन हमको मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कोरे हाउस सिंथेसिस। यहां पर भी हमारा सबस्ट्रेट रिएक्टेंट होता है एल्किल हैलाइड। कैसे पहचानोगे ये कोरे हाउस सिंथेसिस है? यहां पे रिएजेंट होता है गिलमंस रिएजेंट डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, गिलमंस रिएजेंट। प्रोडक्ट क्या होगा? जस्ट लाइक टू वुड्स रिएक्शन, ये भी एक कपलिंग रिएक्शन है। यहां पर एक एल्किल ग्रुप एल्किल हैलाइड से आएगा और दूसरा एल्किल ग्रुप गिलमंस रिएजेंट से आएगा और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और ये देखिए, एक आर आया एल्किल हैलाइड से, एक आर आया गिलमंस रिएजेंट से और डबल कार्बन का एल्केन बन गया। बच्चों, ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है और ये अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। अगर दोनों एल्किल ग्रुप सेम हैं तो ये सिमेट्रिकल होगा, दोनों एल्किल ग्रुप डिफरेंट हैं तो ये अनसिमेट्रिकल होगा। जबकि वुड्स रिएक्शन में आप देखिए वही एल्किल ग्रुप डाइमराइज कर रहा है, इसलिए वो एल्केन क्या होगा? सिमेट्रिकल होगा। आपको याद होगा कोरे हाउस सिंथेसिस में अगर बेस्ट प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, हाई यील्ड में बनाना चाहते हो, तो एल्किल हैलाइड शुड बी प्राइमरी फॉर बेटर यील्ड। अच्छी यील्ड के लिए एल्किल हैलाइड कैसा होना चाहिए? प्राइमरी। आपको बेटा ये भी मालूम होगा इसका जो एक आर बचा होगा वो कॉपर के साथ कंबाइन करेगा और यहां पे साथ में बनेगा आर डैश सी यू। एल जो होगा वो एक्स को लेकर LiX के फॉर्म में अलग हो जाएगा। गिलमंस रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है क्योंकि यहां पे कार्बन एक मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से प्रोडक्ट में भी बन रहा है एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। हमने पढ़ा सवातियर सेंडेंस रिडक्शन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बोले तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, बोले तो मेटल कैटालिस्ट की उपस्थिति में। दिस इज द एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस। वुड्स और कोरे हाउस में क्या डिफरेंस है? वुड्स में सिमेट्रिकल एल्केन बनता है, एल्किल ग्रुप डाइमराइज करता है, जबकि कोरे हाउस सिंथेसिस में एल्किल हैलाइड का आर गिलमेंस के आर के साथ मिलकर एल्केन बनाता है, जो सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल कुछ भी हो सकती है। हम लोग बच्चों बात करेंगे वुल्फ किश्नर रिडक्शन की। कौन देता है वुल्फ किश्नर रिडक्शन? कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन। कैसे पहचानेंगे ये वुल्फ किश्नर रिडक्शन है? रीजन देखिए, हाइड्रोजीन फॉलोड बाई सोडियम एल्कोक्साइड और हमें प्राप्त होगा एल्केन। आइए देखते हैं, ये होगा एल्डिहाइड या कीटोन। आपने लिया क्लीमेंसन का रिएजेंट हाइड्रोजीन फॉलोड बाय सोडियम एल्कोक्साइड, बॉन्ड कटा, 2H इधर 2H इधर और इस प्रकार से बच्चों क्या बन गया? एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझना चाहें तो मान लीजिए मैंने आपको एसीटोन दे दिया, एसीटोन दे दिया बच्चों, क्या होगा? आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से बॉन्ड कटेंगे, 2H उधर 2H इधर और प्रोपेनोन से फॉर्मेशन हो जाएगा प्रोपेन का। तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन कैसे पहचानेंगे? रिएक्टेंट होगा कार्बोनिल कंपाउंड, रिएजेंट होगा हाइड्रोजीन फॉलोड बाय सोडियम एल्कोक्साइड एंड प्रोडक्ट होगा एल्केन। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कटेगा, 2H उधर 2H इधर और सेम कार्बन का एल्केन प्राप्त होगा। राइट। अगर बच्चों हम लोग बात करें, कट कैसे करते हैं यहां से, अगर बच्चों हम लोग बात करें क्लीमेंसन रिडक्शन की, तो क्लीमेंसन रिडक्शन बिल्कुल वही होता है जो वुल्फ किश्नर रिडक्शन होता है। अंतर सिर्फ होता है रिएजेंट में। वुल्फ किश्नर में था हाइड्रोजीन फॉलोड बाय सोडियम एल्कोक्साइड, जबकि क्लीमेंसन में होता है अमलगेटेड जिंक प्लस कंसंट्रेटेड HCl। तो मैं सीधे अगर एग्जांपल कराऊं, मान लीजिए मैंने अब की बार ये कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया और एरो के ऊपर लिख दिया अमलगेटेड जिंक प्लस कंसंट्रेटेड HCl, बॉन्ड कटा, 2H इधर 2H इधर और सेम कार्बन का एल्केन हमको प्राप्त हो गया, दैट इज साइक्लोहेक्सेन। बात करेंगे हम लोग डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की। ये कौन देते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। किसकी प्रेजेंस में देते हैं? सोडा लाइम, दैट इज NaOH प्लस CaO। द प्रोडक्ट इज एल्केन। कैसे कराते हैं रिएक्शन?
कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए और आप इसके ऊपर डाल दीजिए सोडा लाइम, दैट इज NaOH प्लस CaO। बच्चों CO2 निकल जाता है और एक कार्बन कम का एल्केन बन जाता है। क्योंकि CO2 निकलता है इसीलिए इसको कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। आप जानते हैं बच्चों, अगर एसिड के स्थान पर आप सोडियम सॉल्ट लेते हैं, प्रोडक्ट तब भी वही बनेगा, एक कार्बन कम का एल्केन। हम लोग कैसे पढ़ा देते हैं बच्चों को, एसिड लिया, सिंपल CO2 हटाइए, RH बन गया। सोडियम सॉल्ट है तो समझने के लिए ऐसे समझेंगे कि इस प्रकार से Na2CO3 निकल जाएगा और ये H यहां पर आके जुड़ जाएगा और एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जितने COOH होंगे बच्चों, सारे COOH हट जाएंगे और वो एल्केन में बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग मान लीजिए कोई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, आपको इसका नाम मालूम होगा, जैसे थैलिक एसिड, और थैलिक एसिड में भी अगर आप लोग सोडा लाइम को डाल दें तो ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा और हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, बेंजीन। आपने हमसे पढ़ा होगा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में बीटा कीटो एसिड, इनको डीकार्बोक्सिलेट कराने के लिए हमें सोडा लाइम की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हम लोग गर्म कर देते हैं और सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है और एक कार्बन कम का प्रोडक्ट बन जाता है। आपने पढ़ा होगा मुझसे कार्बन आयन मैकेनिज्म, आप इसको हटाइए, यहां पे माइनस लगाइए, ये माइनस रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, इसलिए सोडा लाइम की कोई आवश्यकता नहीं है। दिस इज बीटा अल्फा बीटा, दिस इज बीटा कीटो एसिड। इज इट क्लियर? फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना हुआ है और आपसे क्वेश्चन आ गया, बताइए इसको गर्म कर दिया हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके बगल वाला कार्बन बीटा, बीटा कीटो एसिड है, गर्म कर देंगे, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और इस प्रकार से हमें साइक्लोहेक्सेनोन प्राप्त होगा। राइट बच्चों, बात करते हैं हम लोग बर्च रिडक्शन की। बर्च रिडक्शन इज ए टाइप ऑफ पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। यहां पे हमारा सबस्ट्रेट होता है एल्काइन, रिएजेंट होता है लिथियम या सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। आपने एस ब्लॉक में पढ़ा है कि फर्स्ट ग्रुप की जो मेटल्स होती हैं लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व हो जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिएटेड कैटायन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। वही इलेक्ट्रॉन एल्काइन के ऊपर अटैक करता है और इसको ट्रांस एल्कीन में रिड्यूस करता है। यस बच्चों, दिस एल्कीन इज ट्रांस एल्कीन। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई ये एल्काइन है, आपने कराया है बर्च रिडक्शन, कैसे पहचानेंगे, लिथियम या सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, एक पाई बॉन्ड कटेगा, एक H इधर एक H इधर, एल्कीन बनेगी, लेकिन ये एल्कीन कौन सी होगी बेटा, ट्रांस एल्कीन होगी। आप ध्यान रखिएगा बेटा, अगर इसी एल्काइन में आप सबाथियर सेंडरेज रिडक्शन करवा देते मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो रिएक्शन एल्कीन पर स्टॉप नहीं होती, हमें फाइनली एल्केन प्राप्त होता। आपने मेरे से यह भी पढ़ा होगा, बर्च रिडक्शन के अलावा एक हमारे पास और आदमी है जिसका नाम है लिंडलर्स कैटलिस्ट। व्हाट इज लिंडलर्स कैटलिस्ट? पैलेडियम सल्फर CaCO3, और यहां से बच्चों हमको मिलती है सिस एल्कीन। क्या मिलती है बच्चों? सिस। कैल्शियम कार्बोनेट की जगह पर बेरियम सल्फेट ले सकते हैं। सल्फर यहां पे पॉइजन की तरह काम करता है, आप उसकी जगह पर लेड एसीटेट भी ले सकते हैं, क्यूनोलिन भी आप ले सकते हैं। बट एनसीईआरटी में शायद यही लिखा हुआ है, हमें सिस एल्कीन बच्चों प्राप्त होगी। बात करेंगे बेटा हम लोग ओजोनोलिसिस की, जल्द ही 15 रिएक्शनों पर पहुंचेंगे और उसके बाद फिर से हम लोग कुछ मन की बातें करेंगे। ओके, एंटरटेनमेंट विद ए फास्ट रिवीजन, राइट? ओके, थके तो नहीं हो? अरे थोड़ा समय पास कर लो यार। ओके, 2 दिन बाद पेपर है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, कूल रहना है। आइए देखते हैं ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस बच्चों आपको मालूम है, इट इज ए 2 स्टेप कन्वर्जन। फर्स्ट एडिशन ऑफ ओजोन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट। आप लोग DMS का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डाई मिथाइल सल्फाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्कीन भी देता है ओजोनोलिसिस, एल्काइन भी देता है, बट इतिहास गवाह है जितने भी क्वेश्चन आते हैं एल्कीन के ऊपर ही आते हैं। आपको मालूम है, एग्जाम्पल लेके डील करेंगे।
मान लीजिए ये कोई एल्कीन आपको दी गई है बच्चों, और हमने कराया ओजोनोलिसिस। कैसे पहचानेंगे ये ओजोनोलिसिस है? एरो के ऊपर लिखा होगा ओजोन और हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट। इट्स वेरी इजी। कट द डबल बॉन्ड, गिव O ऑन बोथ साइड, और एल्कीन कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनिल कंपाउंड में। या तो एल्डिहाइड बनता है और या फिर कीटोन बनता है या फिर दोनों बनते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? साथ ही साथ बच्चों आप लोग ये भी देखिए, जिस प्रकार से डिकार्बोक्सिलेशन में रिएक्टेंट की तुलना में प्रोडक्ट के पास कार्बन की संख्या कम हो जाती है, उसी प्रकार से ओजोनोलिसिस में देखिए रिएक्टेंट की तुलना में प्रोडक्ट के पास कार्बन की संख्या कम हो जाती है। इसीलिए डिकार्बोक्सिलेशन और ओजोनोलिसिस का यूज करते हैं फॉर डिसेंडिंग द सीरीज। जबकि कपलिंग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, कोरे हाउस सिंथेसिस, फ्रैंकलिन रिएक्शन, इनका हम यूज करते हैं फॉर असेंडिंग द सीरीज। बट आपको याद होगा एक एल्कीन ऐसी भी होती है जिसे हम लोग कहते हैं साइक्लिक मोनो एल्कीन। रिंग कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, अगर उसके अंदर एक डबल बॉन्ड है तो इसका ओजोनोलिसिस कराने पर कट द डबल बॉन्ड, गिव O ऑन बोथ साइड। आप ध्यान दीजिए ये दोनों प्रोडक्ट अलग नहीं हुए हैं, एक ही साथ हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब सेम कार्बन का प्रोडक्ट आपको प्राप्त होगा। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो ये बदलेगा CHO में, इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है तो ये भी बदलेगा CHO में। तो क्या बन गया? CHO, एक CH2, दो CH2, तीन CH2, चार CH2 और फिर बन जाएगा CHO। तो मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, 4 CH2 है आपके पास और 2 CHO आ गए। तो आप देख सकते हैं 6 कार्बन की एल्कीन थी और 6 कार्बन का ही प्रोडक्ट आपको प्राप्त हुआ। दिस इज अबाउट द ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस पर बैक ट्रेसिंग के भी क्वेश्चन आते हैं। आपको प्रोडक्ट दिया जाता है, आपसे एल्कीन पूछते हैं, ट्रिक आपको मालूम है, चोंच से चोंच लड़ाओ, राइट। जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके जो फंक्शनल ग्रुप हैं, जो कार्बोनिल ग्रुप हैं, उनका मुंह एक दूसरे की तरफ कर दो और O2 को हटाकर डबल बॉन्ड से जोड़ दो। आप कहां पहुंच जाओगे? आप एल्कीन पर पहुंच जाओगे, राइट। चलते हैं बच्चों वेकर सिंथेसिस। रिएक्टेंट होता है इसका एल्कीन। पहचानेंगे कैसे? aqueous palladium chloride in presence of cupric chloride. What is the reagent? Aqueous palladium chloride in presence of cupric chloride. And what is the product? Aldehyde oblique ketone. कार्बोनिल कंपाउंड हमको प्राप्त होता है। कैसे याद कराया गया था? इधर देखिए बेटा, aqueous का मतलब है वाटर और पैलेडियम क्लोराइड। आप लोग अगर ध्यान से देखें, मैंने ऐसे पढ़ाया था आपको, ट्वाइस HCl अलग कर दीजिए, पैलेडियम अलग कर दीजिए, जो ये O बचा इस O को एल्कीन में इंसर्ट कर दीजिए। जब आप O को एल्कीन में डालेंगे तो आपको मालूम है एल्कीन में O लगाने पर वो कार्बोनिल कंपाउंड में बदल जाता है, क्योंकि एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n, और जैसे इसमें O जोड़ेंगे CnH2nO बन जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड। यस, इसीलिए वेकर सिंथेसिस का रिएक्टेंट होता है एल्कीन और प्रोडक्ट होता है कार्बोनिल कंपाउंड। आपको याद होगा एथिलीन इकलौता एल्कीन है जो वेकर सिंथेसिस से एल्डिहाइड बनाता है, और बकाया जितने भी एल्कीन्स होती हैं वो वेकर सिंथेसिस से कीटोन बनाती हैं। बेटा एथिलीन की मजबूरी है, वो कीटोन नहीं बना सकता क्योंकि कीटोन बनाने के लिए मिनिमम 3 कार्बनों की जरूरत पड़ती है। सो दिस इज अबाउट द वेकर सिंथेसिस। बात करेंगे कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस। कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस गिवन बाय सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो कार्बोक्सिलिक भी हो सकता है, डाई कार्बोक्सिलिक भी हो सकता है। अगर मोनो कार्बोक्सिलिक होगा तो एल्केन मिलेगा, डाई कार्बोक्सिलिक सैचुरेटेड होगा तो एल्कीन मिलेगा, और डाई कार्बोक्सिलिक अनसैचुरेटेड होगा तो एल्काइन मिलेगा। फॉर एग्जांपल बच्चों देखेंगे CH3COONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, CH2COONA, CH2COONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जगह नहीं है, यहां पे लिख दे रहे हैं CHCOONA डबल बॉन्ड CHCOONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड।
ट्रिक क्या बताई थी, जैसे पढ़ाया था वुड्स वैसे ही पढ़ाता हूं मैं कोल्बे। कार्बन हेलोजन बॉन्ड को वहां काट के बिंदी लगाते थे और यहां पर कार्बन CO2 बॉन्ड को काट कर बिंदी लगाते। अगर बिंदी अकेली है तो डाइमराइज करेगी और ये देखिए एल्केन प्राप्त हुआ। यहां पर देखिए एक बिंदी ये आई, एक बिंदी ये आई, डाइमर बनाने की जरूरत नहीं है, अपने हाथों को मिला लेंगे और इस प्रकार से आपको एल्कीन प्राप्त होगी। और यहां पर अगर हम लोग देखें एक बिंदी यहां से आई, एक बिंदी यहां से आई, अपने हाथों को मिला लेंगे और इस प्रकार से देखिए एल्काइन का फॉर्मेशन होगा। दिस इज अबाउट द कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। राइट बच्चों, लास्ट में हम लोग रिवीजन भी करेंगे फास्ट, ओके फटाफट करेंगे। अगला बच्चों पॉइंट क्या है, कोल्बे के बाद फिंकल-स्टीन रिएक्शन। बेटा आपको मालूम होगा जब हम लोग किसी एल्केन का हेलोजिनेशन कराते हैं तो फ्लोरीनेशन और आयोडोनेशन नहीं कराते, क्योंकि फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होने के कारण एक्सप्लोजन होता है और आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव होने के कारण रिवर्सिबल हो जाता है। इसीलिए हेलोजिनेशन के द्वारा हम लोग या तो एल्किल क्लोराइड को बनाते हैं या फिर एल्किल ब्रोमाइड को। अगर एल्किल फ्लोराइड या एल्किल आयोडाइड आपको बनाना है तो आपको हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। रिएक्टेंट होगा एल्किल हैलाइड क्लोराइड या ब्रोमाइड और प्रोडक्ट होगा फिंकल-स्टीन में आयोडाइड और स्वाट रिएक्शन में फ्लोराइड। कैसे पहचानेंगे ये फिंकल-स्टीन रिएक्शन है, द रिएजेंट इज NaI इन एसीटोन। और कैसे पहचानेंगे ये स्वाट रिएक्शन है, रिएजेंट इज मेटल फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड, मरकरी फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड, कोई भी मेटल फ्लोराइड ले सकते हैं। राइट, आप देख सकते हैं बच्चों दोनों को मिला के कर दे रहे हैं। एल्किल हैलाइड, यहां पे हेलोजन क्या हो सकता है, क्लोरीन या ब्रोमीन, क्योंकि इनको आसानी से हम लोग बना सकते हैं। अगर आपने फिंकल-स्टीन रिएक्शन कराई NaI इन एसीटोन तो आपको मिलेगा एल्किल आयोडाइड, और अगर आपने स्वाट रिएक्शन कराई मेटल फ्लोराइड की हेल्प से तो आपको मिलेगा एल्किल फ्लोराइड। ये दोनों रिएक्शन बच्चों कहलाती हैं हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बेटा क्या रिवीजन आपका हो रहा है बेटा? ओके, आइए फटाफट निपटाएंगे हम लोग, तेजी के साथ करेंगे। ओके 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 ठीक है। हाँ बेटा ज़्यादा हम लोग को डिटेल में नहीं जाना है, डिटेल में हम लोगों को नहीं जाना है। हम लोग जो है रिएक्शन को पहचानना सीखेंगे, सबस्ट्रेट क्या है, रिएजेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, और थोड़ी सी मन की बातें करेंगे। राइट, आइए चलते हैं आगे। 12 के बाद अगर चले क्वेश्चन नंबर 13 अगर देखा जाए, दैट इज डार्जन मेथड। क्या होता है डार्जन मेथड? सबस्ट्रेट होता है एल्कोहल, रिएजेंट होता है थायोनिल क्लोराइड। व्हाट इज दिस? दिस इज थायोनिल क्लोराइड एंड द प्रोडक्ट इज एल्किल क्लोराइड। यस, आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका एल्कोहल है, आपने इसमें थायोनिल क्लोराइड को ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन। अगर प्रीडीन लेते हैं तो ये SL2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, OH हटेगा और यहां पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो एल्कोहल को एल्किल क्लोराइड में बदलते हैं विद द हेल्प ऑफ डार्जन मेथड। द रिएजेंट इज थायोनिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन। अगर आप प्रीडीन नहीं लेते हैं तो वो SL2 मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करेगा। राइट, बात करते हैं हुन्स-डिकर रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यहां पे हमारा सबस्ट्रेट होता है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हेलोजन लेते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन, आयोडीन को लेने पर ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है अगर आपको याद हो, एंड द प्रोडक्ट इज एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड। कैसे करते हैं रिएक्शन आप देख सकते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, आपने हेलोजन से रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, CO2 अलग हो गया, सिल्वर हैलाइड बच्चों अलग हो गया, और एक हेलोजन एक एल्किल ग्रुप के साथ मिलकर एल्किल हैलाइड बना लेगा। ये हेलोजन क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है, इसीलिए एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड ही हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन उठता है आयोडीन क्यों नहीं? बिकॉज इन केस ऑफ आयोडीन ईस्टर इज द फाइनल प्रोडक्ट, ईस्टर इज द फाइनल प्रोडक्ट। ओके, अगर आप आयोडीन लेते हैं
तो यहां पे जो एल्किल आयोडाइड बनता है वो सिल्वर सॉल्ट से फर्दर रिएक्शन कर जाता है और ईस्टर का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए हुंस-डीकर रिएक्शन से हम एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबस्ट्रेट क्या होगा? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएजेंट क्या होगा? क्लोरीन या ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। प्रोडक्ट क्या होगा? एक कार्बन कम का एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड। बात करते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन गिवन बाय अल्कोहल और कार्बोनिल कंपाउंड। कौन से अल्कोहल देते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन बच्चों? जिनके पास CH3CHOH ग्रुप हो। और कौन से कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं? जिनके पास CH3CO ग्रुप हो। ऐसे कंपाउंड जब हेलोजन से रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली फॉर्मेशन होता है हेलोफॉर्म का। व्हाट इज हेलोफॉर्म? ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। मीथेन के 3 H हटाइए, 3 हेलोजन लगाइए, बनने वाले को कहते हैं हेलोफॉर्म। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे मान लीजिए मैंने एल्कोहल के रूप में एथिल अल्कोहल ले लिया। ये देखिए एथिल अल्कोहल है, इसके पास CH3COH ग्रुप है। जो हमारी कंडीशन होती है उसके बाद जो कुछ भी बचता है हम लोग उसे G मान लेते हैं। तो CH3 से कटकर बनेगा हेलोफॉर्म। और ये जो बच्चों H होता है, G होता है, इसको हम लोग COO माइनस देकर अलग कर देते हैं, सॉल्ट के फॉर्म में अलग कर देते हैं। मान लीजिए आपके पास अल्कोहल नहीं है, आपके पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है। मान लीजिए आपके पास है एसिटोफिनोन। क्या एसिटोफिनोन हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? बिल्कुल देगा। CH3CO ग्रुप बच्चों इसके पास है, इसको क्या मान लेंगे? इसको G मान लेंगे। ये कट के बनाएगा बच्चों हेलोफॉर्म। और ये जो G है, मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहां लिख रहा हूं। और ये जो G है, इस G को COO माइनस दे के अलग कर देंगे तो हेलोफॉर्म बच्चों अलग हो जाएगा और सॉल्ट जो है वो बच्चों अलग हो जाएगा। तो ऐसे अल्कोहल जिनके पास CH3CHOH ग्रुप हो या जिनके पास CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो, ये कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। आयोडोफॉर्म के बारे में आपको मालूम होगा, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है ड्यू टू फ्री आयोडीन। दिस इज अबाउट द हेलोफॉर्म रिएक्शन, राइट। इनके अलावा जो कुछ भी होता है हम उसको COO माइनस देकर अलग कर देते हैं। बात करेंगे बच्चों रीमर टीमन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। द सबस्ट्रेट इज फिनॉल, द रिएजेंट इज क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली। और ये दोनों आपस में रिएक्शन करके बनाती हैं डाइक्लोरोकार्बीन। द इंटरमीडिएट इज डाइक्लोरोकार्बीन एंड द प्रोडक्ट इज सैलिसिल्डिहाइड। रिएक्शन लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पूरी रिएक्शन हो गई। तो फिनॉल की रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली से फॉर्मेशन होता है सैलिसिल्डिहाइड का। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रीमर टीमन रिएक्शन। आपको मालूम होगा अगर हम लोग यहां पर CCl4 ले लेते हैं तो यहां पर एक ऑक्सीजन बढ़ जाएगा और हमें मिलेगा सैलिसिलिक एसिड, उसे भी हम लोग कहते हैं रीमर टीमन रिएक्शन। तो फिनॉल से बनेगा सैलिसिल्डिहाइड, राइट बेटा। ओके, तो हम लोगों ने 16 रिएक्शनें करी। आइए देखें भाई, तो बच्चों जल्दी जल्दी से, हाँ बिल्कुल सही बच्चों, कोमल बेटा सही है बेटा, इंटरमीडिएट बनेगा डाइक्लोरोकार्बीन। ओके आ जाओ बेटा, बात करते हैं थोड़ी सी। आपके सामने आए हैं, सच्चाई तो ये है पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं आए थे, लेकिन अब सिर्फ बात करने के लिए आएंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। टीचर आपके सामने आए तो कुछ माल पानी लेकर आना चाहिए, तो वही माल पानी लेकर आ गए। आओ थोड़ी सी बात करते हैं। आज का दिन है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को एग्जाम है। 2 दिनों में क्या करें? बच्चों के फोन आ रहे हैं, सर ऐसा लग रहा है सब कुछ भूल गए, स्मरण शक्ति खो गई है। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है बेटा। अगर आपने साल भर पढ़ाई करी है, टेस्ट पेपर दिए हैं, मेहनत करी है, आप कुछ नहीं भूले हैं। सब आपकी खोपड़ी में बैठा हुआ है। ये स्यूडो फीलिंग आ रही है कि तुम भूल गए, होता है, आप कुछ नहीं भूले हो। बी पॉजिटिव। इन 2 दिनों में अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए, अच्छा ही होगा। ऊपर वाले ने आपके लिए अच्छा ही सोच रखा है। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए,
हल्का फुल्का पढ़ते रहिए, कोई हैवी स्टडी नहीं करनी है, हैवी स्टडी कर चुके हम लोग, कोई नई चीज नहीं पढ़नी है। नई चीज पढ़ने के लिए तो मैं पिछले 1 महीने से मना कर रहा हूं। इन 2 दिनों में हमें हैवी स्टडी भी नहीं करनी है, हल्का फुल्का देख लिया भाई, हाँ भाई ये फार्मूला भूल जाते, लाओ फार्मूला रिवाइज कर लिया हल्के फुल्के, केमिस्ट्री में लाओ थोड़ा बायोमोलिक्यूल देख लेते हैं, लाओ थोड़ा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री देख लेते हैं, बस। कोई पेपर लगाना हो, कौन सा पेपर, नया पेपर नहीं, जो साल भर में दिए हैं उन्हीं में से कोई पेपर लगाना हो लगा लो। तो फ्राइडे और सैटरडे को हम आराम से रहेंगे, जो होगा अच्छा ही होगा, आप कुछ भूले नहीं। पेरेंट्स से बात करते रहिए, उनको अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं उनसे। काकादेव में रह रहे हैं, फ्रेंड्स से बात करते रहिए। अब जब फ्रेंड्स से बात करना ना, तो पढ़ाई अड़ाई की बातें नहीं करनी है, तुमने कितना पढ़ लिया, और यार हमने तो ये तैयार कर लिया, और यार हम तो कर ही नहीं पाए। अरे नहीं भैया, सब तैयार हो गया। दूसरी वाली बातें करो, पढ़ाई की बातें मत करो। क्यों? अब तुम्हारे दोस्त ने कह दिया यार ये मैंने पढ़ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आने वाला है, और पता चले तुमने वो नहीं पढ़ा है, डिप्रेशन आ गया। लो, तुम पढ़ने बैठ गए, टेंशन लेने लगे, और टेंशन लेने लगेंगे तो एग्जाम में भी वो टेंशन दिखाई पड़ेगी। इसलिए आपने जो किया है वो अच्छा किया, कुछ भूले नहीं है, हल्का फुल्का आप पढ़ाई कर सकते हैं फ्राइडे को और सैटरडे को। क्लियर? तो बी पॉजिटिव, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, सब अच्छा ही होना है। ज़्यादा लोड नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेनी है, हल्का फुल्का पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, टेस्ट पेपर लगाना चाहे घर पर लगा सकते हैं। ओके, बी पॉजिटिव, सब अच्छा ही होगा। मम्मी पापा से बात करते रहिए, राइट? आइए, तो पॉजिटिव रहना है। फ्राइडे सैटरडे पेन नहीं लेना है, हैवी स्टडी नहीं करनी है, नया काम नहीं करना है, दोस्तों से बात करनी है, हल्की फुल्की बात करनी है, एंजॉय वाली बात करनी है, प्रसन्न रहने वाली बातें करनी है, ज़्यादा स्टडी की बातें नहीं करनी। मैं बात कर रहा हूं कल और परसों, ठीक है? चल, रीमन टीमन के बाद 16 रिएक्शन हो चुकी है हम लोगों की। चलते हैं रिएक्शन नंबर 17 की तरफ। 30 रिएक्शनों के बाद हम लोग फिर से थोड़ी सी बात करेंगे कि सैटरडे के दिन क्या करना है और संडे के दिन क्या करना है। उससे पहले आइए 15 रिएक्शन और निपटाते हैं। कार्बिल एमीन रिएक्शन, टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमीन, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। रिएजेंट बच्चों यहां पर भी क्या है? क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, जो रीमन टीमन में था, इसलिए इंटरमीडिएट भी यहां पर क्या होगा? डाइक्लोरोकार्बीन। फॉर्मेशन होता है बच्चों आइसोसाइनाइड का, गंदी स्मेल होती है। एलिफेटिक एमीन ले लीजिए बच्चों, या एरोमेटिक एमीन ले लीजिए, दैट इज एनिलीन ले लीजिए। और जब आप इसका क्लोरोफॉर्म के वजह से रिएक्शन कराएंगे तो NH2 ग्रुप कन्वर्ट इनटू NC ग्रुप, आइसोसाइनाइड बनेगा और गंदी स्मेल आती है, बैड ऑर्डर कंपाउंड बनता है। टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमीन, राइट। इस रिएक्शन का हम लोग यूज करते हैं प्राइमरी एमीन को रिमेनिंग एमीन से सेपरेट डिस्टिंग्विश करने के लिए। नेक्स्ट बच्चों क्या है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO प्रोसेस, अच्छी रिएक्शन है। एल्कीन या एल्काइन, इनमें से किसी की भी रिएक्शन सबसे पहले कराते हैं डाइबोरेन से, कुछ बनता है, क्या बनता है? ट्राई एल्काइल बोरेन बनता है। और जो ट्राई एल्काइल बोरेन बनता है उसका ऑक्सीडेशन करवा देते हैं H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली। हमें फाइनली प्राप्त होता है, अगर एल्कीन लिया तो एल्कोहल, और अगर एल्काइल लिया तो कार्बोनिल कंपाउंड। आप लोगों ने हमसे पढ़ा था कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में सिंपल एडिशन कराते हैं, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और मैंने आपको ऐसे याद भी कराया था कि परऑक्साइड है इसलिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन कराएंगे, ये याद कराने का तरीका था। ओके, फॉर एग्जाम्पल बच्चों देखते हैं, मान लीजिए आपके पास ये कोई एल्कीन है, एरो के ऊपर लिखा हुआ है डाइबोरेन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन। आपने क्या किया? वाटर का एडिशन कराया एंटी मार्कोनिकॉफ से। H वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, OH वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और इस प्रकार से देखिए एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, नो रीअरेंजमेंट। यस, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता। मान लीजिए आपने कोई एल्काइल ले ली,
आपने कोई एल्काइन ले ली मेरे भाई, एल्काइन में 2 पाई बॉन्ड है, बॉन्ड काटिए, एंटी मार्कोनिक आपसे H और OH को दे दीजिए, ये देखिए जेम डाइऑल बन गया। जेम डाइऑल बच्चों अनस्टेबल होता है, पानी निकल जाएगा और इस प्रकार से देखिए कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ। तो एल्कीन अगर है तो अल्कोहल बनता है विदाउट रीअरेंजमेंट, और एल्काइन अगर है तो कार्बोनिल कंपाउंड बनता है विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। एंटी मार्कोनिक आप एडिशन ऑफ वाटर करवा देते हैं, नो रीअरेंजमेंट होता है, सिन एडिशन होता है, बहुत सारी बातें होती हैं, उसका डिस्कशन नहीं करना है। सिंपल रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट, 1 या 2 एग्जाम्पल। ओके, अगली बच्चों रिएक्शन कौन सी है? अगली रिएक्शन है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, बिल्कुल फोटोकॉपी होती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की। एल्कीन या एल्काइन यहां पर भी होते हैं। रिएजेंट देखेंगे, मर्क्यूरिक एसिटेट इन THF फॉलोड बाय रिडक्शन बाय NaBH4। रिएजेंट बदल गया, डाइबोरेन की जगह आ गया मर्क्यूरिक एसिटेट और H2O2 एल्कली की जगह आ गया NaBH4। यस, यहां पे हम लोग एडिशन करते हैं, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। यस बच्चों, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होगा। आप देख सकते हैं ये कोई एल्कीन ले ली, एरो के ऊपर शॉर्ट में कभी कभी मर्क्यूरिक आयन लिख के आ जाता है, पाई बॉन्ड कटेगा, H देंगे इसको, OH देंगे इसको, मार्कोनिकॉफ से करा दिया और ये देखिए सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। अगर बेटा आपके पास एल्काइन है, अगर आपके पास एल्काइन है बिल्कुल ऊपर वाले के तरीके, मार्कोनिकॉफ से 2 मोल पानी डालिए क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है, 2 H यहां पर, 2 OH यहां पर, जेम डाइऑल बनेगा, पानी निकाल दीजिए, ये C डबल बॉन्ड O में बदल जाएगा और इस प्रकार से आपको कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होगा। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन and oxymercuration demercuration both reactions are given by unsaturated hydrocarbon, दोनों से बनते हैं अल्कोहल और कार्बोनिल कंपाउंड। यहां पर एंटी मार्कोनिक एडिशन है, यहां पे मार्कोनिक एडिशन है। इसका इंटरमीडिएट भी आपको बताया गया है, ट्राई एल्काइल बोरेन इज द इंटरमीडिएट। बात करेंगे हम लोग 20th रिएक्शन की एंड Buviol blank reduction। Buviol blank reduction given by carbonyl compound as well as ester formation होता है अल्कोहल का। The reagent is sodium in presence of alcohol। For example, ये देखिए कार्बोनिल कंपाउंड है, आपने ऊपर लिख दिया सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, बॉन्ड कटेगा, एक H आएगा और इस प्रकार से देखिए अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अगर बच्चों आपके पास ईस्टर है तो इस रिडक्शन को भी हम लोग Buviol blank रिडक्शन कहते हैं। पहले ये बॉन्ड कटा, HH बन गया कार्बोनिल कंपाउंड, रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी, फिर से बॉन्ड कटा, एक H इधर, एक H इधर, आप देख सकते हैं RCH2OH लेफ्ट वाले से बन गया और R-OH राइट वाले से बन गया। इस रिडक्शन को कहते हैं Buviol blank रिडक्शन। Carbonyl compound and ester reduces into alcohol. The reagent is sodium in presence of alcohol is Buviol blank reduction। MPV reduction, दोनों में जरा सा अंतर है, यहां पर ईस्टर है, यहां पर ईस्टर नहीं है, पहला अंतर। दूसरा, यहां पे रिएजेंट है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एथिल अल्कोहल और यहां पे रिएजेंट है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। व्हाट इज आइसो ग्रुप? CH3CH3 is iso group, this is isopropyl, O लगा दिया आइसोप्रोपोक्साइड, होल क्यूब Al, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, बिल्कुल सेम रिएक्शन होगी। इज इट क्लियर बच्चों? चलेंगे आगे। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन गिवन बाय एल्किल हैलाइड। द रिएजेंट इज सोडियम एल्कोक्साइड एंड द प्रोडक्ट इज ईथर। यस, आप लिख सकते हैं ये एल्किल हैलाइड है, आपने रीजियन डाला सोडियम एल्कोक्साइड, डैश लगा देते हैं, SN2 फैशन में अटैक करता है, ये बाहर जाएगा और आप देखिए ईथर का फॉर्मेशन हो गया। ये देखिए ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है बच्चों, ये अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा
कि दोनों एल्किल ग्रुप सेम है तो सिमेट्रिकल, डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल। बच्चों आपको मालूम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलिमिनेशन में हमेशा कंपटीशन होता है, इसीलिए अगर बेटर ईल्ड आप चाहते हैं, फॉर बेटर ईल्ड द एल्किल हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी। आपको अच्छी ईल्ड प्राप्त होगी ईथर की, राइट बच्चों। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं, मैंने आपसे बोला CH3Br की रिएक्शन सोडियम फिनॉक्साइड से करा दीजिए बच्चों, सोडियम फिनॉक्साइड से करा दीजिए, अटैक होगा, Br बाहर जाएगा और एनीसॉल का फॉर्मेशन होगा। मैं यहां लिख दे रहा हूं, इस प्रकार से एनीसॉल का फॉर्मेशन होगा। आपको मालूम है विनाइल हैलाइड एंड फिनाइल हैलाइड विलियमसन सिंथेसिस नहीं दे सकती ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर इनटू बेंजीन रिंग या विनाइलिक ग्रुप। बॉन्ड हो जाएगा पार्शियल डबल, सोडियम एल्कोक्साइड उस बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएगा, इसलिए विनाइल हैलाइड और फिनाइल हैलाइड विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं देती। अगर आपको विनाइल या फिनाइल को लेना है तो सोडियम एल्कोक्साइड में लीजिए, एल्किल हैलाइड में आप नहीं ले सकते। गॉट इट? बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। बात करेंगे बेटा ऑक्सो प्रोसेस से। ऑक्सो प्रोसेस गिवन बाय एल्कीन कैसे पहचानेंगे? वाटर गैस CO+H2 in presence of cobalt carbonyl, in presence of cobalt carbonyl, reagent is CO+H2 that is water gas। कैसे कराते हैं रिएक्शन देखेंगे बेटा। CO+H2 को आप ऐसे लिख दीजिए HCHO, HCHO लिख सकते हैं और कुछ मत करिए, इस HCHO को इस एल्कीन में, मान लो एल्कीन ये है, आप इस HCHO को इस एल्कीन में एंटी मार्कोनी का रूल से ऐड करा दीजिए, प्लस वाला वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है और माइनस वाला वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और इस प्रकार से देखिए एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। तो ऑक्सो प्रोसेस में सबस्ट्रेट होता है एल्कीन, रिएजेंट होता है वाटर गैस कोबाल्ट कार्बोनिल, प्रोडक्ट होता है बच्चों ऑलवेज एल्डिहाइड। हम इससे कीटोन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ओनली फॉर एल्डिहाइड। ओके, आपको याद होगा ट्रिक बताई थी मैंने, रोजनमंड रिडक्शन, ऑक्सो प्रोसेस, स्टीफेंस रिडक्शन, इनसे सिर्फ फॉर्मेशन होता है बच्चों एल्डिहाइड का। चलते हैं रोजनमंड रिडक्शन की तरह। सबस्ट्रेट बच्चों इसका क्या होता है? एसिड क्लोराइड। रिएजेंट वही बच्चों लिंडलार्स कैटलिस्ट जिसने सिस एल्कीन बनाई थी एल्काइन से, बॉन्ड कटेगा, एक H इधर एक H इधर, एंड द प्रोडक्ट इज एल्डिहाइड। तो ऑक्सो प्रोसेस, रोजनमंड रिडक्शन और स्टीफन रिडक्शन से हम लोग सिर्फ बनाते हैं एल्डिहाइड। आई होप आपकी रिएक्शन रिवाइज हो रही है। ये देखिए बच्चों स्टीफन भी आ गया। स्टीफन रिडक्शन एल्किल साइनाइड होता है बच्चों। व्हाट इज द रिएजेंट? रिएजेंट इज SnCl2 plus concentrated HCl followed by acid hydrolysis. The product is dear aldehyde. वैसे आपको मालूम है द इंटरमीडिएट इज इमीन, पहले बनता है इमीन, इमीन की होती है हाइड्रोलिसिस, तब बनता है एल्डिहाइड। बट आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, अगर रिएक्टेंट है साइनाइड, रिएजेंट है SnCl2 plus concentrated HCl followed by hydrolysis, then product must be aldehyde। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने मिथाइल सलाइड ले लिया, रिएजेंट वही है, तो CN को पकड़ो और CHO में बदल दो। दिस इज कॉल्ड स्टीफेंस रिडक्शन। बात करेंगे बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन की। दिस रिएक्शन गिवन बाय एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। द रिएजेंट इज डाइल्यूट एल्कली फॉलोड बाय हीट। बच्चे जब हीट नहीं करते हैं तो रिएक्शन एल्डोल या कीटोल पर स्टॉप हो जाती है, और जब हीट कर देते हैं तो यही एल्डोल या कीटोल बदल जाता है। आपको मालूम होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। क्या हो गया बेटा? कोई दिक्कत बेटा? हाँ,
तो एल्डोल कंडेंसेशन गिवन बाय कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, द रिएजेंट इज डाइल्यूट एल्कली, आपको मिलेगा एल्डोल या कीटोन। अगर ये एल्डिहाइड है तो इसे एल्डोल बोलेंगे, अगर ये कीटोन है तो कीटोन बोलेंगे। आप जब इसको गर्म कर देते हैं तो पानी निकल जाता है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। आइए एक एग्जांपल के द्वारा इसको चेक करते हैं। मान लीजिए मैं यहां से करा रहा हूं, वहां जगह कम पड़ेगी। मान लीजिए मेरे पास एल्डिहाइड है बच्चों, आप देख सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन है, एरो लगा था, एरो के ऊपर एल्कली लिखा था, हीट लगा हुआ था। हम समझ गए एल्डोल कंडेंसेशन कराना है। इसके दो मॉलिक्यूल ले लीजिए, आपको याद आनी चाहिए एल्डोल कंडेंसेशन। एक मॉलिक्यूल काम करता है सबस्ट्रेट और दूसरा मॉलिक्यूल काम करता है रिएजेंट। सबस्ट्रेट का बच्चों हम लोग O हटाते हैं और रिएजेंट का हम लोग H2 हटाते हैं और इस कार्बन और इस कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। डायरेक्ट हम पहुंच जाते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के पास। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, दिस इज क्रोटोनेल्डिहाइड, राइट। अगर आपको एल्डोल या कीटोल बनाकर देखना है तो सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवा देते हैं, अल्फा H को भेज देते हैं O के पास और बची हुई चीज को जोड़ देते हैं कार्बन से, तो हम एल्डोल या कीटोल पर पहुंच जाते हैं। अगर आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाना है तो ट्रिक इस्तेमाल करिए, सबस्ट्रेट का O हटाइए, रीजेंट के दो H2 हटाइए और इस प्रकार से बना दीजिए। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए मैंने ये ले लिया, आप देख सकते हैं इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। एरो लगा हुआ था, एरो के ऊपर लिखा हुआ था एल्कली फॉलोड बाय हीट, हमें कराना था एल्डोल कंडेंसेशन। इसी के दो मॉलिक्यूल लिए, जिसका फंक्शनल ग्रुप इस्तेमाल होगा वो सबस्ट्रेट और जिसके दो अल्फा H इस्तेमाल होंगे वो रिएजेंट। इस प्रकार से हटा दीजिए, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा और ये देखिए नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर है बेटा? ओके, हम लोग बात करेंगे आफ्टर एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी होता है। जब सबस्ट्रेट और रिएजेंट अलग अलग होते हैं तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं तो टोटल 4 प्रोडक्ट प्राप्त होंगे, 2 सिंपल प्रोडक्ट होंगे और 2 क्रॉस प्रोडक्ट होंगे। अगर एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो आपको 2 प्रोडक्ट प्राप्त होंगे, एक सिंपल एल्डोल प्रोडक्ट और एक क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, राइट। बात करेंगे कैनिजारो रिएक्शन। इट इज गिवन ओनली बाय एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन। एल्डोल में अल्फा होना चाहिए, कैनिजारो में अल्फा नहीं होना चाहिए। एल्डोल गिवन बाय बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन बट कैनिजारो गिवन ओनली बाय एल्डिहाइड। रिएजेंट दोनों का सेम होता है, KOH बेस बेस, डाइल्यूट और कंसंट्रेट बोल सकते हैं, राइट। क्या होता है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। फॉर एग्जांपल मैं यहां से लिख रहा हूं, वहां भर गया है, हमने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया बेटा, आप देख सकते हैं दिस इज द फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, आपने कंसंट्रेट एल्कली डाल दी, डिस्प्रपोर्शनेशन होगा बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इसी का रिडक्शन हो जाएगा तो एक कार्बन का अल्कोहल भी आपको प्राप्त होगा। बेटा आपने चूंकि रिएक्शन में बेस ले रखा है तो आपको यहां पर एसिड प्राप्त नहीं होगा, आपको सॉल्ट प्राप्त होगा। तो कैनिजारो रिएक्शन गिवन ओनली बाय एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, द रिएजेंट इज कंसंट्रेटेड KOH एंड द प्रोडक्ट इज सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल। अगर यहां पे KOH ले लेंगे तो यहां पे K आ जाएगा, NaOH लेंगे तो यहां पर Na आ जाएगा। अगर आप बच्चों यहां पे ले लें बेंजल्डिहाइड तो बेंजल्डिहाइड के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, वो भी कैनिजारो रिएक्शन देगा, हमें प्राप्त होगा बेंजोइक एसिड का सॉल्ट और हमें प्राप्त होगा बेंजाइल अल्कोहल। दिस इज सिंपल कैनिजारो। अगर आप 2 ऐसे एल्डिहाइड ले लें कि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो एक का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, दूसरे का हो जाएगा रिडक्शन, दिस इज कॉल्ड क्रॉस कैनिजारो। क्या हमारे बच्चे बोलना चाहेंगे? क्रॉस कैनिजारो में फॉर्मेल्डिहाइड ऑलवेज अंडरगोज ऑक्सीडेशन।
फॉर्मेल्डिहाइड का हमेशा ऑक्सीडेशन हम लोग कराते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, और दूसरे वाले करवाते हैं रिडक्शन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। टी सिंको रिएक्शन गिवन ओनली बाय एल्डिहाइड। फील करिए, कैनिजारो और टिसिनको में डिफरेंस समझ लीजिए। कैनिजारो गिवन ओनली बाय एल्डिहाइड, टिसिनको गिवन ओनली बाय एल्डिहाइड। बट कैनिजारो में कंडीशन होती है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, टिसिनको में कोई कंडीशन नहीं होती, अल्फा हो चाहे ना हो, टिसिनको रिएक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आप मान लीजिए, आप ये ले लीजिए, मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा, रीजन याद रखिएगा, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। मान लीजिए, ट्रिक पहले बता देते हैं सीधे आपको, कभी भी आपको टिसिनको करानी हो, एल्डिहाइड होगा, अल्फा हो भी सकता नहीं भी हो सकता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एरो के ऊपर लिखा होगा एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि CHO को बदल दो COO में, कार्बन से जो एल्किल लगा उसे लगा रहने दो और दूसरे तरफ एक कार्बन बढ़ा के लगा दो, तो एल्डिहाइड बदल जाता है बच्चों ईस्टर में। दिस इज कॉल्ड टी सिंको रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास एस्टेल्डिहाइड है, मैंने इसका टी सिंको कराया तो CH3 लगा रहेगा, एल्डिहाइड बदल जाएगा ईस्टर में, और यहां पे एक कार्बन बढ़ा दो तो मिथाइल से हो गया इथाइल। दिस इज कॉल्ड टी सिंको रिएक्शन। किताबों में टी सिंको कैसे बोली जाती है? फर्स्ट कैनिजारो फॉलोड बाय ईस्टरिफिकेशन, राइट। आफ्टर टी सिंको द नेक्स्ट इज HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन Hell-Vollard Jelinski reaction given by carboxylic acid having alpha hydrogen. Reagent is chlorine या bromine, red phosphorus. The product is alpha halocarboxylic acid. आपको मालूम है क्या होगा? एक अल्फा H हटेगा एसिड का और वहां पे Cl या Br आ जाएगा, अल्फा क्लोरोकार्बोक्सिलिक एसिड या अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। दिस इज कॉल्ड HVZ रिएक्शन। फिर से करा दोगे तो फिर एक अल्फा H हटेगा और एक Cl या एक Br और आ जाएगा, उसे कहते हैं HVZ रिएक्शन। आई होप एग्जांपल की जरूरत नहीं है। CH3COOH ले लीजिए, करा देते हैं एग्जांपल। आपने HVZ कराया, एक अल्फा H हट जाएगा और Cl आ जाएगा या Br आ जाएगा। इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड HVZ रिएक्शन, राइट। इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। बात करते हैं लास्ट रिएक्शन, उसके बाद कुछ बातें की जाएंगी। सिमिट रिएक्शन गिवन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड। द रिएजेंट इज हाइड्रोजोइक एसिड प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, carboxylic acid. The reagent is hydroxylic acid with H2SO4. The product is one carbon less primary amine. Yes, एक कार्बन कम की प्राइमरी एमीन बनती है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सिमिट रिएक्शन। ओके, आइए बच्चों, हम लोगों ने 30 रिएक्शंस रिवाइज करी। रिवीजन तो सिर्फ एक बहाना है, हमारा काम तो आपसे बातें करना है। तो आइए इंटरटेनमेंट में दूसरा हम लोग ब्रेक लेते हैं। क्या बातें करनी है? पहले ब्रेक में मैंने आपको ये आत्मविश्वास दिलाया कि आप कुछ भूले नहीं हैं, सब कुछ आपको याद है। आपने मेहनत करी है तो मेहनत का फल आपको मिलना है। बी कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, हल्का फुल्का पढ़िए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, फ्रेंड से भी अच्छी अच्छी बातें करिए वो वाली, और मम्मी पापा से भी अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। आइए बात करते हैं, शनिवार की बात करते हैं, परसों की बात करते हैं। करें क्या? देखें, सुनना चाहते हो कि नहीं सुनना चाहते? हैं भाई? हाँ भाई, इन 2 दिनों में ना यस, हाँ भाई करना चाहते हैं। अरे रुक जाओ मेरे भाई, प्रिंस भैया रुक जाओ। अरे हॉफमैन भी कर लेंगे यार। अरे सिमिट के बाद हॉफमैन भी आ रहा भाई। ओके, आ रहे भैया, आ रहे हैं। कोमल बेटा सुनाइए, चलिए मन की बातें करते हैं यार। ये सब तो बहुत कर चुके हैं यार, आप थोड़ा बातें करें। तुम लोग से मिल तो पा नहीं रहे हैं, अरे ऐसे ही मिल लेते हैं ऑनलाइन भाई। शनिवार को क्या करें? शनिवार को सुबह उठे, हल्का फुल्का जो पढ़ना है, जैसा कि फ्राइडे को आपने हल्का फुल्का पढ़ा, मेरे साथ बातें करनी है, मेरे साथ बातें कर ली।
थोड़ा बहुत को रिवीजन करना है, हल्का फुल्का देख लिया, कोई टेस्ट पेपर लगाना है पुराना वाला वो लगा लिया। प्रसन्न तो है ही हम लोग। इसी प्रकार से शनिवार का दिन पार हो गया। शनिवार के दिन में एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। शनिवार के लिए अपना बॉक्स तैयार कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड, आईडी, पेन पेंसिल, रबर, अपनी ड्रेस, कल क्या पहन के जाना है, सब तैयारियां सैटरडे को हो जानी चाहिए। सेंटर के बारे में पता शनिवार को पूरा होना चाहिए कि ऐसे ऐसे जाना है और वहां पे हमारा सेंटर है, 10 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर दूर है या घर के बगल में है। किससे जाना है? प्राइवेट व्हीकल से जाना है, कैब लेकर जाना है, प्री डिसाइडिंग होना चाहिए। सैटरडे को ये सारे काम हो जाने चाहिए। ये नहीं कि संडे को भड़बड़ा रहे हैं, सारा काम संडे वाला सैटरडे को हो जाना चाहिए। दिन पार हो गया, रात आ गई। ओहो, यही रात अंतिम, यही रात भारी। वो रात आ गई जिसका हमें इंतजार था, क्योंकि उस रात के बाद वो दिन आएगा जिसका हमें इंतजार था। वो पेपर आएगा जिसको हमें देना है, क्रैक करना है और वाइट कोट पहनना है। ये रात बड़ी डेंजरस होती है बच्चों को। सर क्या करें इस रात को? अबे क्या किया जाता है रात को? सोया जाता है तो सो ना। और रात को जगोगे क्या? अबे जागरण करोगे क्या रात को? सोना है। बढ़िया अपना शाम को बढ़िया पौष्टिक खाना खाया, अपना जो है बेड पर पहुंच गए, बढ़िया अपनी नींद ली। मुझे मालूम है नींद नहीं आएगी, मुझे मालूम है नहीं आएगी। जिनकी तैयारी अच्छी है उनको भी नहीं आएगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको भी शायद ना आए कि कल के बाद बेइज्जती होने वाली है। जिनकी पढ़ाई अच्छी है उनको भी नहीं आएगी। लेकिन बेटा सोना है। तरीका है, आप अपने बेड पर लेट के जाकर, नींद नहीं आ रही है, पलकों को ऐसे ऐसे करके 150 बार झपकाइए, 150 बार झपकाइए, ईश्वर का ध्यान करिए, नींद आएगी। संडे को जो भी आपका उठने का टाइम है, सुबह 6 बजे उठने का टाइम है 6 बजे उठिए, 8 बजे उठने का टाइम है 8 बजे उठिए, क्योंकि पेपर तो 2 से 5 है। ठीक है, तो आराम से सैटरडे को ऊपर वाले का नाम लेकर बढ़िया बेड पर पहुंच के आंखों को झपकाना है, नींद आएगी। दिस इज अबाउट द स्ट्रेटजी ऑफ सैटरडे। तो दिन में कैसे पार किया, वो रूटीन हमारा हल्का फुल्का पढ़ाई करके, कोई टेस्ट पेपर लगा के, थोड़ी बहुत दोस्तों से बात करके, थोड़ी बात पेरेंट्स से बात करके। दोपहर कैसे निकल गई? दोपहर निकल गई तो तैयारी भी निकल गई, ड्रेस को इकट्ठा किया, अपना बॉक्स तैयार किया, थोड़ा उसमें निकल गया। किस व्हीकल से जाना, थोड़ा उसमें निकल गया। रात कैसे निकली? रात भी हम लोग की निकल गई। आराम से सोएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेंगे। सैटरडे को 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है। ओके, तो नो टेंशन, बी पॉजिटिव। जो होगा अच्छा होगा। ऊपर वाले ने जो सोचा है अच्छा ही सोचा है। ठीक है, एक आखिरी बात आपसे और करनी है, और वो है संडे के सुबह क्या करना है, करेंगे थोड़ी देर के बाद। आइए करते हैं अगले 15 क्वेश्चंस। यस, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन गिवन बाय एमाइड, प्राइमरी एमाइड, द रिएजेंट इज ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, और कभी कभी इसके स्थान पर ऐसे भी लिख किया जाता है NaOBr। कोई नया काम नहीं करना, ध्यान रखिएगा। क्या होगा, एक कार्बन कम की बच्चों प्राइमरी एमीन बन जाती है, ये जो CO है वो 20 से हट जाएगा, और इस प्रकार से एक कार्बन की प्राइमरी एमीन बन जाती है। ओके, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन में या हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन में अगर हम बात करें इंटरमीडिएट की बात करें तो N ब्रोमोएमाइड एक ये बनता है, और दूसरा बनता है एल्किल आइसोसाइनेट। यही बेटा वो लास्ट सबस्ट्रेट होता है जिसकी एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होती है, और ये प्राइमरी एमीन में बदल जाता है। ये एल्किल आइसोसाइनेट किससे बनता है? एल्किल आइसोसाइनेट बनता है
एसाइल नाइट्रीन के रीअरेंजमेंट से बनता है एल्किल आइसोसाइनेट। तो ये दोनों होते हैं इंटरमीडिएट। इस प्रकार से प्राइमरी एमाइड बदल जाता है प्राइमरी अमीन में। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन। बात करते हैं हम लोग गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। द सबस्ट्रेट इज एल्किल हैलाइड and the product is same carbon amine and the reagent is potassium thaliamide। जरा इधर देखेंगे थैलीमाइड क्या होता है बच्चों, ये होता है थैलीमाइड। और थैलीमाइड में अगर इस H को हम लोग हटा दें और पोटेशियम लगा दें तो दिस इज पोटेशियम थैलीमाइड। तो जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम थैलीमाइड से कराते हैं तो हमको बच्चों प्राप्त होता है प्राइमरी अमीन। ये हटेगा और यहां पर NH2 आ जाएगा, सेम कार्बन का मिलता है। जबकि आप देख सकते हैं हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड से एक कार्बन कम का मिलता है, लेकिन गैब्रियल थैलीमाइड से सेम कार्बन का मिलता है। मान लीजिए मैथिल क्लोराइड ले लिया, ऊपर लिखा है पोटेशियम थैलीमाइड, नीचे लिखा हुआ है हाइड्रोलिसिस, तो आपका CH3NH2 बन गया। बच्चों सिमिट से भी आपने प्राइमरी अमीन बनाया, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड से भी प्राइमरी अमीन बनाया, और गैब्रियल थैलीमाइड से भी आपने प्राइमरी अमीन बनाया। बट यू नो सिमिट और हॉफमैन से एलिफैटिक एंड एरोमेटिक दोनों प्राइमरी अमीन बनाए जा सकते हैं, लेकिन गैब्रियल थैलीमाइड से सिर्फ बनता है ओनली एलिफैटिक। गैब्रियल थैलीमाइड से बच्चों सिर्फ बनता है एलिफैटिक प्राइमरी अमीन, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन नहीं बना सकते। सिमिट और कल्टियस से एक कार्बन कम का प्राइमरी अमीन बनता है, लेकिन गैब्रियल थैलीमाइड से सेम कार्बन का प्राइमरी अमीन बनता है। राइट, हम लोग बात करेंगे हॉफमैन अमोनोलिसिस प्रोसेस की। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। द सबस्ट्रेट इज एल्किल हैलाइड, द रिएजेंट इज अमोनिया, द प्रोडक्ट इज प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन अलोंग विद क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। बच्चों अगर एल्किल हैलाइड एक्सेस में है तो सब कुछ मिलता है, और अगर अमोनिया एक्सेस में है तो हमें मेजरली प्राइमरी अमीन मिलती है। आइए देखते हैं कैसे कराते हैं। मान लीजिए ये एल्किल हैलाइड है, आपने इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराई। कैसे समझाते हैं, आसान भाषा में कैसे समझे। HCl अलग हो गया, बन गया प्राइमरी अमीन। आप देखिए, अच्छा अब मान लीजिए एल्किल हैलाइड आपका एक्सेस में है, तो जिस प्रकार से अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल था, यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, वैसे ही प्राइमरी अमीन भी न्यूक्लियोफाइल है और ये फिर से एल्किल हैलाइड पर अटैक करता है। सिंपल तरीका, HCl को अलग करो और ये देखो बच्चों बन गया सेकेंडरी अमीन। क्या बन गया, सेकेंडरी अमीन। ये भी बच्चों न्यूक्लियोफाइल है और बर्तन में एल्किल हैलाइड एक्सेस में पड़ा हुआ है, फिर से HCl निकल गया और ये देखिए बच्चों बन गया टर्सरी अमीन। ये भी बच्चों न्यूक्लियोफाइल है, फिर से एल्किल हैलाइड पे अटैक करेगा क्योंकि एल्किल हैलाइड बच्चों एक्सेस में, परंतु अब की बात HCl निकलने का सिस्टम नहीं है। SN2 मैकेनिज्म होगी, ये पीछे से अटैक करेगा, Cl माइनस बाहर जाएगा और ये देखिए बच्चों प्राप्त होगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो अगर एल्किल हैलाइड एक्सेस में है, क्या हो गया बेटा, अगर एल्किल हैलाइड एक्सेस में है बच्चों तो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट आपको प्राप्त होगा। शुरू के 3 रिएक्शन सिंपल करा दो, HCl हटाओ एमीन बनाओ, HCl हटाओ एमीन बनाओ। लास्ट में HCl नहीं हट पाएगा, SN2 करा दिया और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाया। अगर बेटा अमोनिया को एक्सेस में ले लेते तो हम लोग रिएक्शन को यहीं पर क्या कर देते, स्टॉप कर देते, मेजर प्रोडक्ट बना लेते मिथाइल एमीन। तो हॉफमैन अमोनोलिसिस प्रोसेस, एग्जॉस्टिव अमोनोलिसिस प्रोसेस, एल्किल हैलाइड, अमोनिया एंड डिफरेंट प्रोडक्ट। Claisen condensation, the reaction given by ester having alpha hydrogen, the reagent is sodium alkoxide alkali। बच्चों एल्डोल का रिएजेंट भी बेस होता है, क्लेजन कंडेंसेशन का भी बेस होता है। द प्रोडक्ट याद करने की जरूरत नहीं होती है, आपको क्लेजन कंडेंसेशन कराना आना चाहिए। देखिए बेटा वहां जगह कम पड़ेगी, यहां से कर रहे हैं,
मैंने कोई ईस्टर लिया, ये इथाइल एसीटेट लिया, आप देख सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ क्लेजन कंडेंसेशन देगा, हाँ हमने इसके ऊपर डाल दिया सोडियम एल्कोक्साइड। जैसे ही आपने देखा ईस्टर को, जैसे ही आपने देखा सोडियम एल्कोक्साइड को, आप समझ गए दिस इज क्लेजन कंडेंसेशन। क्या करें, बिल्कुल एल्डोल की तरह कराते हैं, दो मॉलिक्यूल यूज होंगे, दो मॉलिक्यूल यूज होंगे जैसे एल्डोल में हो रहे थे, जिसका फंक्शनल ग्रुप यूज होगा वो सबस्ट्रेट और जिसके अल्फा हाइड्रोजन यूज होंगे वो रिएजेंट। आपको मालूम है एसिड डेरिवेटिव की मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस होती है कंस रूल वाली, तो बस लगा दो कंस रूल, लगा दो कंस रूल। आरसीओ का आगे वाला भाग कंस वाले एच को लेके अलग हो जाता है। व्हाट इज द प्रोडक्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट मैं यहां लिख दे रहा हूं, बाद में इसको रब कर दूंगा, CH3CO और CH2COO C2H5। ईस्टर इज द फंक्शनल ग्रुप, बगल वाला अल्फा, उसके बगल वाला बीटा, बीटा कीटो ईस्टर इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो क्लेजन कंडेंसेशन, दिस इज आल्सो ए इंपॉर्टेंट रिएक्शन गिवन बाय ईस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, दिस इज द फोटोकॉपी ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। इज इट क्लियर? और कैसे कराते हैं रिएक्शन, कंस रूल लगा देते हैं, वेरी सिंपल। ये हाइड्रोजन एसिडिक होगा क्योंकि बगल में लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, और इस प्रकार से हटा दीजिए, आपका प्रोडक्ट आपके सामने होगा। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन गिवन बाय प्राइमरी अमीन ओनली एलिफेटिक, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन नहीं देती, वो CH2 से रिएक्शन तो करती हैं लेकिन उसे हम लोग हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन नहीं कहते। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कहते हैं जब प्राइमरी एलिफेटिक अमीन होती है। रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइसल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड। कैसे कराते हैं रिएक्शन, आइए देखते हैं, थोड़ा सा इसको साफ करना पड़ेगा। कैसे कराते हैं रिएक्शन, देखिए बेटा, ये रही प्राइमरी एलिफेटिक अमीन, ये रहा कार्बन डाइसल्फाइड। बहुत ही आसान है रिएक्शन कराना। H2S को आप हटा दीजिए और इस प्रकार से एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनता है, सॉरी ये साइनेट होगा, आइड नहीं होगा, एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनता है और इसी की बच्चों खुशबू होती है सरसों के तेल जैसी, इसीलिए इसे कहते हैं मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। यहां पे एक ब्लैक प्रेसिपिटेट भी बनता है। कैसे, ये जो H2S बना, ये H2S जो बचा हुआ रिएजेंट था HgCl2, इससे कंबाइन करके HgS का ब्लैक प्रेसिपिटेट देता है। दिस इज कॉल्ड हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। बच्चों एलिफेटिक रिएक्शंस क्या हो चुकी हैं, खत्म। हम आ गए हैं एरोमेटिक नेम रिएक्शन पर। पहली है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, दो प्रकार की होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एल्काइलेशन में रिएजेंट होता है एल्किल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ ल्यूइस एसिड, और एसाइलेशन में रिएजेंट होता है एसिड हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ ल्यूइस एसिड। दोनों ही केसों में क्या होगा देखेंगे हम लोग। मान लीजिए ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन है, आप कुछ और भी ले सकते हैं, टोल्यून ले सकते हैं, बस यहां पर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए और NH2 नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी लगा दे कोई फर्क नहीं, कुछ ना लगाए कोई फर्क नहीं। MD नहीं होना चाहिए और NH2 नहीं होना चाहिए। अच्छा क्या होगा देखिएगा, मान लो फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हम आपको दिखाना चाहते हैं, ल्यूइस एसिड है, घसीट लेगा, जनरेट होगा कार्बोकेटायन, रीअरेंजमेंट की भरपूर संभावना, अटैक करेगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे, बनाएगा एल्काइल बेंजीन। दिस इज कॉल्ड फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, रीअरेंजमेंट की भरपूर संभावना है। अगर आपने ले लिया एसिड क्लोराइड, फिर से घसीट लेगा और बनेगा एसाइलियम कैटायन, यहां पे रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता क्योंकि ये खुद बहुत स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। ऑक्सीजन के लोन पेयर इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहे हैं। ओके बेटा, और ये बच्चों अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर और एरोमेटिक कीटोन का फॉर्मेशन होगा। दिस इज कॉल्ड फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। R प्लस अटैक कर देगा और नीचे वाली कहते हैं फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन,
ये कार्बन जो है बेंजीन पे जाके जुड़ जाएगा और एरोमेटिक कीटोन का फॉर्मेशन होगा। बात करेंगे हम लोग गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन कोच सिंथेसिस एंड गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। द सबस्ट्रेट इज बेंजल्डिहाइड इन बोथ, द प्रोडक्ट इज बेंजल्डिहाइड इन बोथ, रिएजेंट डिफरेंट होते हैं, यहां पे CO प्लस HCl और यहां पे HCl प्लस HCl। कैसे बनता कोई जरूरत नहीं, डिटेल को मारिए गोली, सीधे याद होना चाहिए। गेटरमैन कोच हो या गेटरमैन एल्डिहाइड हो, सबस्ट्रेट होता है बेंजीन, प्रोडक्ट होता है बेंजल्डिहाइड। बात करते हैं रिएजेंट की, कोच में O CO प्लस HCl और गेटरमैन एल्डिहाइड में HCl प्लस HCl, दोनों का बच्चों प्रोडक्ट होता है बेंजल्डिहाइड। व्हाट इज बेंजल्डिहाइड? बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप। बेटा बात करेंगे वुड्स फिटिस रिएक्शन। बेटा वुड्स रिएक्शन जो अभी आपने हमसे देखी थी, एल्किल हैलाइड, काटा, बिंदी लगाया, डायमर बनाया, 2 मॉलिक्यूल ने रिएक्शन किया तो वुड्स। अब अगर वुड्स में आपने फिटिज लगा दिया तो एक ले लो एलिफेटिक हैलाइड और एक ले लो एरोमेटिक हैलाइड। कहने का मतलब एक ले लो एलिफेटिक हैलाइड और एक ले लो एरोमेटिक हैलाइड, और तरीका वही है सोडियम वाला। इस प्रकार से ट्वाइस NaCl निकल गया और AR का मतलब एरोमेटिक रिंग, इस प्रकार से एल्काइल बेंजीन बन गया। इसे कहते हैं वुड्स फिटिस रिएक्शन। आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि आपने बॉन्ड को काटा, बिंदी लगाई, अब ये बिंदी डायमराइज नहीं करेगी, यहां पे क्या होता है दूसरी बिंदी यहां से बनाएंगे आप और इन 2 बिंदियों को जोड़ देंगे तो एल्काइल बेंजीन बनेगा। इसे कहते हैं वुड्स फिटिस रिएक्शन। वुड्स में दोनों एलिफेटिक होंगे, वुड्स फिटिस में एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक होगा। अब मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए फिटिस रिएक्शन पढ़नी है। फिटिस का मतलब क्या हुआ? मतलब वुड्स को आपने हटा ही दिया, और अगर आपने वुड्स को हटा दिया तो दोनों क्या होंगे? एरोमेटिक हैलाइड, दोनों होंगे एरोमेटिक हैलाइड। जब वुड्स को आपने हटा ही दिया है, तो एलिफेटिक हैलाइड हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक हैलाइड होंगे और बाइफिनाइल का फॉर्मेशन होगा। इसे कहते हैं फिटिस रिएक्शन। फिटिस रिएक्शन का ही एक दूसरा रूप है उल्मन रिएक्शन। यहां पे क्या होता है, एल्किल हैलाइड जो है एरोमेटिक हैलाइड वो फिक्स होता है आयोडोबेंजीन, और सोडियम इन ड्राई ईथर की जगह पर लेते हैं कॉपर एंड हीट। यहां पर ही बनता है बच्चों बाइफिनाइल। बिल्कुल फिटिज के तरीके रिएक्शन कराएंगे, CuI2 निकल जाएगा और बाइफिनाइल का फॉर्मेशन होगा। तो पूरी क्लास जरा ध्यान से देखिए। वुड्स रिएक्शन दोनों एलिफेटिक हैलाइड, वुड्स फिटिज रिएक्शन एक एलिफेटिक हैलाइड एक एरोमेटिक हैलाइड, फिटिज रिएक्शन दोनों एरोमेटिक हैलाइड, उल्मन रिएक्शन दोनों एरोमेटिक आयोडाइड विद कॉपर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इटार्ड ऑक्सीडेशन। बच्चों कोई भी एल्काइल बेंजीन ले लीजिए, फॉर एग्जांपल मिथाइल बेंजीन ले लीजिए या इथाइल बेंजीन ले लीजिए, और यहां पे आपने रिएजेंट लिया है क्रोमिल क्लोराइड, जहां पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। इसका स्ट्रक्चर होता है समथिंग लाइक दिस। क्या होता है? ये जो टर्मिनल वाला CH3 होता है, दिस टर्मिनल CH3 ऑक्सीडाइजेस इनटू CHO एंड द प्रोडक्ट इज एल्डिहाइड। अगर आपने टोल्यूइन लिया हुआ है तो बेंजल्डिहाइड आपको मिलेगा, और अगर आपने इथाइल बेंजीन लिया हुआ है तो आपको मिलेगा ये एलिफेटिक एल्डिहाइड। दिस इज कॉल्ड डियर इटार्ड ऑक्सीडेशन गिवन बाय एल्काइल बेंजीन। CH3 ग्रुप कन्वर्ट इनटू CHO ग्रुप। हम लोग बात करेंगे सैंडमियर रिएक्शन की। सैंडमियर रिएक्शन जो है गिवन बाय बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, BDC, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नीट। BDC बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी रिएक्शन कराते हैं कॉपर हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ HX। यहां पर X क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन और साइनाइड। N2 हट जाएगा और उसकी जगह पे X आ जाता है। द प्रोडक्ट इज दिस।
क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या साइनोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। दिस इज कॉल्ड सेंडमियर रिएक्शन। बच्चों यहां पे लिखा नहीं है, सेंडमियर के साथ आप लोग पढ़ते हैं गेटरमैन रिएक्शन। अभी आपने पढ़ा गेटरमैन कोच सिंथेसिस, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, बेंजीन से बनता है बेंजल्डिहाइड। कोच में CO प्लस HCl और एल्डिहाइड में HCl प्लस HCl। एक होता है सिर्फ गेटरमैन रिएक्शन, ओनली गेटरमैन रिएक्शन। वहां पे सबस्ट्रेट यही होता है BDC। रिएजेंट जो होता है वो Cu प्लस HX होता है, और जहां पर X हो सकता है क्लोरीन या ब्रोमीन। ये हट जाएगा और Cl या Br आ जाएगा, उसे कहते हैं गेटरमैन रिएक्शन। नेक्स्ट बच्चों, बार्ज साइमन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। बार्ज साइमन रिएक्शन में सबस्ट्रेट यहां पर भी देखिए BDC है। सेंडमियर, गेटरमैन और बार्ज साइमन में सबस्ट्रेट होता है बच्चों BDC। आइए जरा बेज साइमन में देखते हैं। ये रहा आपका, चलिए यहां कर देते हैं, जगह हमारे पास पर्याप्त है, आ जाएगा। ये रहा बच्चों BDC, प्लीज ध्यान से देखिएगा। आपने इसमें बेज साइमन रिएजेंट डाला HbF4। सबसे पहले क्या होता है, Cl माइनस की जगह BF4 माइनस आ जाता है और बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरेट का फॉर्मेशन होता है और ये प्रिसिपिटेट हो जाता है। और जब इस प्रिसिपिटेट को हम गर्म कर देते हैं तो दुनियादारी अलग हो जाती है और फ्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, NCERT का पॉइंट है। तो बार्ज साइमन रिएक्शन में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पहले प्रिसिपिटेट होता है बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट में, और फिर जब गर्म करते हैं तो प्राप्त होता है फ्लोरोबेंजीन। दिस इज कॉल्ड बार्ज साइमन रिएक्शन। तो बच्चों सेंडमियर, गेटरमैन और बार्ज साइमन तीनों का सबस्ट्रेट क्या होता है, BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। डोस मेथड क्या होता है, यहां पे हमारा सबस्ट्रेट होता है क्लोरोबेंजीन। रिएजेंट हमारा होता है aqueous NaOH 300 डिग्री सेल्सियस 200 एटमॉस्फेयर। Cl माइनस हटेगा, OH माइनस अंदर आएगा और इस प्रकार से फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। आप लोग समझ चुके होंगे। एरोमेटिक हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर। ये बॉन्ड हो जाता है पार्शियल डबल, इसलिए एरोमेटिक हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए इनर्ट होते हैं। यही रीजन है बच्चों कि aqueous NaOH डालोगे तो रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर यह रिएक्शन हो जाती है और फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, डोज मेथड फॉलो इलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। इलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म फॉलो करता है, बेंजाइन मैकेनिज्म को फॉलो करता है डोज मेथड। इट फॉलो बेंजाइन मैकेनिज्म। क्लोरोबेंजीन aqueous NaOH के साथ फिनॉल बनाता है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड हो जाता है पार्शियल डबल। जल्दी से बताइए, अगर आप चाहते हो ये रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पर हो जाए तो क्या करें, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगाएंगे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। अगर मेटा पे लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पे लगाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी और ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाएगी। लेकिन तब मैकेनिज्म होगी एडिशन इलिमिनेशन मैकेनिज्म। ध्यान रखिएगा। राइट, हम लोग बात करेंगे 45 रिएक्शन हो चुकी हैं, समय आ चुका है मन की बात का। थोड़ा पानी मिलेगा बेटा? यस, क्या बात करनी है, थोड़ा थक गए हैं भाई, पानी पी लेते हैं। फिर 6 रिएक्शन और बची हुई हैं, फटाक से निपटा देते हैं और एक फास्ट रिवीजन मारेंगे, फिर घर जाएंगे। हम लोगों ने आज मन की बात करी, थोड़ा सा बच्चों के सामने आए, फॉर एंटरटेनमेंट नॉट फॉर रिवीजन। देखिए टीचर खाली आता है तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कुछ लेकर आ गए थे आपके लिए, थोड़ा बना दिया था टेबल फॉर्म में। तो कल और परसों हमें कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है और आराम से हम लोग को हल्का फुल्का पढ़ते हुए अपने दिन को काटना है, प्रसन्न मुद्रा में रहना है, फ्रेंड से दूसरी वाली बातें करनी है, पढ़ाई लिखाई की बातें नहीं करनी।
शनिवार को अपना पूरा बॉक्स तैयार करके रख लीजिएगा, सेंटर के बारे में पता कर लीजिएगा, कपड़े में प्रेस भी कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, रात को सो गए भाई, पलके झपकाते हुए ऊपर वाले को याद करते हुए सो गए, उठे संडे की मॉर्निंग को। संडे की मॉर्निंग टेंशन थोड़ी होगी? नहीं, टेंशन नहीं होगी। बस मैं संडे के लिए आपसे इतना ही कहूंगा, आप सुबह एज यूजुअल उठे हैं, जैसा कि आप ब्रेकफास्ट करते हैं एज यूजुअल अपना ब्रेकफास्ट करिए, और पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है, फिर भी अगर कोई चौपटिया लेकर आप थोड़ा रिवाइज कर ले रहे हैं, कोई फार्मूले पढ़ ले रहे हैं, तो नॉट द मैटर, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोपहर आ गया, 2 बजे पेपर है, तो अपने अकॉर्डिंग जिसका पास में है वो 1 बजे निकलेगा, जिसका दूर है वो 12 बजे निकलेगा, अपना लंच करके निकले। लंच ज़्यादा पेल के मत हपक लेना बे, थोड़ा खाना, ज़्यादा नहीं, कि पता चले पेपर में बैठे बैठे सो रहे हैं, या पता चले कुछ और आ गया तो भाग रहे हैं, पकड़ा लोटा लेके जा रहे हैं। हल्का खाना खा लेना। एग्जामिनेशन सेंटर पर हर कीमत पर 1 घंटे से पहले पहुंच जाना है। हमें मालूम बच्चों, आपको सारी बातें मालूम है, बस अब और कौन कौन सी बातें करें आपसे। 1 घंटे पहले एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाना है। लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपने आप को कूल रखना। पेरेंट्स के साथ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, पेरेंट्स के साथ गप्पे मारिए, पेरेंट्स से बातें करिए। ज़्यादा वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर में दोस्तों से गप्पे मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन मान लो दोस्त के साथ ही जा रहे हो तो फिर वही बात, पढ़ाई की बात नहीं करनी बिल्कुल भी, और बातें करिए। सेंटर के अंदर पहुंच गए, रूम में पहुंच गए, अपनी कुर्सी पर बैठ गए, एडमिट कार्ड निकाल के रख लिया, OMR सीट मिलेगी उसको आराम से भर लिया, क्योंकि इन्विजिलेटर बीच बीच में आएगा, आपको डिस्टर्ब कर सकता है, भर के रख लीजिए। मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूंगा, आप उस पेपर को 3 घंटे देने वाले हैं, तो मेरा एक अपना व्यू है कि आप जिस पेपर को 3 घंटे देने जा रहे हैं, क्या हम 2-3 मिनट उस पेपर का ओवरव्यू नहीं ले सकते? ले सकते। 2-3 मिनट हम पेपर को पलटकर एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि पेपर की क्या क्वालिटी है, टफ है, इजी है, मीडियम है। और विश्वास मानिए मेरा, इन 2-3 मिनट आपके बिल्कुल बर्बाद नहीं जाएंगे, क्योंकि इन 2-3 मिनट में आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ जाएगा। हाँ यार, है यार, 10 में 2-3 सवाल कठिन है, बाकी 8 सवाल जो है हमारे लेवल के हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। प्लस ऐसा भी हो जाता है कि आज जब 2-3 मिनट में आप पन्ने पढ़ रहे होते हैं, तो एक आध सवाल ऐसा आ जाता है जिसका आंसर आपको मालूम होता है, वही टिक कर दीजिए, लो भैया 2-3 मिनट भी बैलेंस हो गए। इस 2-3 मिनट के ओवरव्यू से हमें यह भी पता चल जाता है कि हमें पहले क्या करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो, या हो सकता है आप पहले से डिसाइड करके गए हो कि आपको पहले ये करना है फिर ये करना है, तो वो भी ठीक है, वही करिए। तो एक ओवरव्यू ले लीजिए, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, हेल्प मिलेगी। गोले भरने पर विशेष ध्यान दीजिए। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, 21 नंबर क्वेश्चन का गोला 22 में भर दिया, 22 नंबर का गोला 23 में भर दिया। बेटा ये तो बिल्कुल मत कर देना बेटा, वरना बर्बादी हो जाएगी, सब चौपट हो जाएगा। आराम से भरो, एक सवाल भैया कम करके आओ, लेकिन प्लीज गोले कायदे से डार्क सर्किल करके आओ। बीच बीच में पानी आएगा, थोड़ा बहुत पानी पी सकते हैं। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, बीच में डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए 1 नंबर 2 नंबर अपना निपट के तब अपने रूम पर जाइएगा, ताकि 3 घंटे आराम से आप पेपर को दे सकें। लास्ट बात, पेपर जब कठिन आ जाता है, बच्चा पेपर सॉल्व कर रहा है, मैंने ये देखा है जब यहाँ पेपर होता है, कोचिंग में जब पेपर होता है, कि शुरू के 4 सवाल एकदम से कठिन आ गए, एक भी सवाल का आंसर आपको नहीं आता है, आप भड़बड़ा गए, आप डिप्रेस हो गए, हे भगवान अब क्या होगा, और उतने में सब चौपट कर दिया। आप नहीं, डिप्रेशन में नहीं जाना है। अरे हो सकता है यार शुरू के 4 सवाल कठिन वाले आपके पेपर में आ गए हो और आगे के सारे सवाल इजी हो, काम, ठंडे रहिए, कूल रहिए। और कभी कभी मैंने ये भी देखा है बच्चों को गलती करते हुए कि शुरू के उन्होंने 5 सवाल लगाए, 5 सवाल उनके सही हो गए, एक्साइटमेंट के मारे 6वें का आंसर तो आ गया, लेकिन गोला A का B भर गया।
तो एक्साइटमेंट पर भी कंट्रोल करना है और डिप्रेशन पर भी कंट्रोल करना है। हो सकता है कि आगे आपको जो सरल सवाल मिल रहे हैं बाद में आपके पेपर में कठिन मिले, तो टेंशन नहीं लेना यार। कठिन है सबके लिए कठिन है, सरल है सबके लिए सरल है। ओके, तो गोला भरने का ध्यान रखिएगा, अपनी एंजाइटी को कंट्रोल में रखिए, आराम से पेपर करिए यार, ऊपर वाले को छोड़ दो, अपना बेस्ट करके आओ। बहुत से बच्चे पेपर देते समय एक बड़ा गंदा विचार मन में लाते हैं, मैंने फील किया है, और वो गंदा विचार है अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। ये गंदा विचार मत लाइए पेपर देते समय। नहीं बेटा, संडे के दिन तो बिल्कुल नहीं कि नहीं हुआ सिलेक्शन तो क्या होगा, नहीं, कुछ नहीं होगा यार। आप अपने घर की संतान है, माता पिता को प्यारे हैं, सब अच्छा होगा। नेगेटिव थॉट्स लाना ही नहीं है, पॉजिटिव थॉट रखना है। कल से, आज से, अभी से भी पॉजिटिव, जो होगा अच्छा होगा। तो एग्जामिनेशन सेंटर पर 1 घंटे पहले पहुंचना है, माता पिता के साथ जाइए, बहुत अच्छा। फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं तो अच्छी अच्छी दूसरी वाली बातें करिए, पढ़ाई की बातें मत करिए। रूम पर पहुंचने से पहले 1 नंबर 2 नंबर निपट लीजिए, पानी की बोतल ऑर्डर रख लीजिए, एडमिट कार्ड ये सब देख के हाथ में पकड़ के अंदर जाइए, गोले कायदे से बढ़िए। एंजाइटी डिप्रेशन में नहीं जाना है, आराम से करिए। कठिन है सबके लिए कठिन है, और सरल है तो सबके लिए सरल है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट की 6 रिएक्शन रह गई हैं, फटाफट निपटाते हैं। ओके बच्चों, बात करते हैं सॉर्टेन-बॉउमैन रिएक्शन की। सॉर्टेन-बॉउमैन रिएक्शन क्या होता है? फिनॉल या एनिलीन की रिएक्शन जब हम लोग बेंजोइल क्लोराइड से कराते हैं, ध्यान दीजिए सब लोग। देखिए बेटा, रिएक्शन तो आपको पहले से मालूम, मेरी बात से समझिएगा। बेंजोइल क्लोराइड इज ए एसिड डेरिवेटिव, और एसिड डेरिवेटिव की 99% रिएक्शन कंस रूल को फॉलो करती हैं। इनके पास कंस है, एसिडिक हाइड्रोजन है, ये देखिए। तो RCO का आगे वाला भाग कंस वाले H को लेके अलग हो जाएगा, और ये बचा हुआ भाग बचे हुए कंस से जाके जुड़ जाएगा। तो ये देखिए क्या बनेगा, अगर फिनॉल हुआ तो फिनॉल का बचा हुआ पार्ट ये है जिससे ये जाके जुड़ गया, ईस्टर मिल गया, ईस्टर मिल गया। और अगर एनिलीन हुआ तो एनिलीन का बचा हुआ भाग ये है, और इससे जाकर बेंजोइल ग्रुप जुड़ गया, और ये देखिए एन फिनाइल बेंजामाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो अगर फिनॉल लेते हैं तो ईस्टर बनता है, एनिलीन लेते हैं तो एमाइड बनता है। देखिए बच्चे, आप यहां पर कोई दूसरा एल्कोहल या कोई दूसरी एमीन ले लो, यहां पे कोई दूसरा एसिड क्लोराइड ले लो, रिएक्शन तो ऐसी ही होगी कंस वाली। बट सॉर्टेन-बॉउमैन कब कहते हैं? जब ये कंस स्पेशली क्या हो, फिनॉल या एनिलीन, और ये एसिड क्लोराइड स्पेशली क्या हो, बेंजोइल क्लोराइड। जब सबस्ट्रेट स्पेसिफिकली फिनॉल या एनिलीन हो और एसिड क्लोराइड स्पेसिफिकली बेंजोइल क्लोराइड हो, तब ऐसे एसाइलेशन रिएक्शन को कहते हैं सॉर्टेन-बॉउमैन रिएक्शन। मतलब ऑल सॉर्टेन-बॉउमैन आर एसाइलेशन रिएक्शन, but all acylation are not Sorten-Bowman reaction. Okay, next point. Cole-based symmetry reaction again नीट का चहेता है। Cole-based symmetry reaction, इसमें हम लोग फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं। 2 स्टेप कन्वर्जन है। पहले NaOH से हमें मिलता है सोडियम फिनॉक्साइड, और फिर ये जो सोडियम फिनॉक्साइड होता है, Na लगा दीजिए, फिर ये सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है 6 एटमॉस्फेयर 140 डिग्री सेल्सियस पर, ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा COOH। ये देखिए बच्चों, अगर इतना लिखा हुआ है तो सच्चाई तो ये होती है कि प्रोडक्ट ये होता है। अक्सर हम लोग बोल देते हैं प्रोडक्ट इज सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड मिलेगा, आपके एग्जाम में इतना लिखा हुआ है तो भी आप सैलिसिलिक एसिड बनाकर आएंगे। अदरवाइज सैलिसिलिक एसिड मिलता है, एक तीसरा स्टेप भी होता है, एसिडिफिकेशन। जब एसिडिफिकेशन होगा तो ये Na+ हट जाएगा और वहां पे OH आ जाएगा। तो एक्चुअली सैलिसिलिक एसिड हम लोग यूजली 2 स्टेप में बना देते हैं, बट वास्तव में वो 3 स्टेप में बनता है। सेकंड स्टेप में बनता है सैलिसिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट। ओके बेटा,
तो व्हाट इज कोलबे श्मिट रिएक्शन? द सबस्ट्रेट इज फिनॉल, द रिएजेंट इज NaOH फॉलोड बाय कार्बन डाइऑक्साइड 6 एटमॉस्फेयर एंड 140 डिग्री सेल्सियस पर आपको फॉर्मेशन होगा सैलिसिलिक एसिड का। वास्तव में सैलिसिलिक एसिड मिलेगा थर्ड स्टेप के बाद, बट अगर ये मेंशन नहीं है तो भी आप सैलिसिलिक एसिड बता सकते हैं। ओके, लेडरर-मेनेस रिएक्शन अच्छी रिएक्शन है। लेडरर-मेनेस रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास फिनॉल होता है, रिएजेंट हमारे पास HCHO है, HCHO को ऐसे लिख दें CH2 इन प्रेजेंस ऑफ H+। देखिए क्या होता है, H+ ने यहां पे अटैक किया, ये बॉन्ड यहां गया और पहले इंटरमीडिएट बन गया ये इलेक्ट्रोफाइल फिनॉल की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करता है और ये देखिए हमें इंटरमीडिएट मिलता है, ये ऑर्थो और पैरा पे CH2OH ऑर्थो पे मिलेगा और साथ में पैरा पर भी मिलेगा। ये जो आपको मिलते हैं एक्चुअली लेडरर-मेनेस रिएक्शन को यही स्टार्ट करते हैं। और जब इनका पॉलीमराइजेशन होता है बच्चों, जब पॉलीमराइजेशन होता है तो हमें एक लीनियर पॉलीमर मिलता है और इस लीनियर पॉलीमर को हम लोग कहते हैं नोवोलैक। ऐसे ये भी जाएगा ऐसे, दिस लीनियर पॉलीमर इज कॉल्ड नोवोलैक और नोवोलैक का इस्तेमाल करते हैं पेंट में। ओके, तो फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब पॉलीमराइज करता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा लीनियर पॉलीमर नोवोलैक मिलता है। और अगर इस नोवोलैक को हम फर्दर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ले जाएं तो यस क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर मिलता है और उस क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर को हम कहते हैं बेकेलाइट। इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, घरों में जो स्विच होते हैं वो इसी से बनाए जाते हैं। तो लीनियर पॉलीमर इज नोवोलैक यूज्ड इन पेंट एंड क्रॉस लिंक पॉलीमर इज बेकेलाइट। बहुत ही प्यारी रिएक्शन है लेडरर-मेनेस रिएक्शन। राइट बच्चों, हम लोग जाएंगे अंतिम 3 रिएक्शनों पर। डायजोटाइजेशन रिएक्शन आपको अच्छे से मालूम है, जो एनिलीन होती है एरोमेटिक NaNO2 प्लस HCl ले लेते हैं तो हमें मिलता है BDC। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डायजोटाइजेशन रिएक्शन। बच्चों यहां पे 0 to 5 लेना बहुत जरूरी होता है। अगर टेम्परेचर को हाई करेंगे तो यह हाइड्रोलाइज हो जाता है फिनॉल में। लेकिन ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में कभी कभी 0 to 5 मेंशन नहीं होता है तो भी आप BDC ही बना के आइएगा। अच्छा, HCl को एक्सेस में क्यों लेते हैं? रीजन, HCl को एक्सेस में इसलिए लेते हैं क्योंकि ये BDC जो है एनिलीन के पैरा पोजीशन पे अटैक कर सकता है, कपलिंग रिएक्शन हो सकती है, डाई का फॉर्मेशन हो सकता है। अगर HCl एक्सेस में होगा तो वो NH2 को बदल देगा NH3+ में, जो होता है पावरफुल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। बेंजीन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए डीएक्टिवेट कर देगा, फिर BDC अटैक नहीं कर पाएगा, कपलिंग रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सेस ऑफ HCl टू प्रिवेंट कपलिंग रिएक्शन? ओके, दिस इज कॉल्ड डायजोटाइजेशन रिएक्शन। बहुत ही प्यारी रिएक्शन है। बेंजोइन कंडेंसेशन गिवन बाय बेंजल्डिहाइड, आप देख सकते हैं ये रहा बेंजल्डिहाइड। रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं भाई। एल्कोहलिक केसियन, बेंजल्डिहाइड के साथ अगर एल्कोहलिक केसियन लिखा हुआ है बच्चों तो उसे हम लोग कहेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन। इसके 2 मॉलिक्यूल आएंगे, 2 मॉलिक्यूल आएंगे। कैसे कराएंगे? H को भेज दीजिए O के पास, बॉन्ड काटिए और इस पूरे मालपानी को भेज दीजिए C के पास और इस प्रकार से देखिए द फॉर्म्ड कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजोइन। इसका नाम ही होता है बच्चों बेंजोइन। तो बेंजोइन कंडेंसेशन इज गिवन बाय बेंजल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक केसियन। 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं, बेंजोइन बनाते हैं और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चों होता है 2। ओके बेटा, क्लियर? लास्ट रिएक्शन हमारे पास आ चुकी है पर्किन रिएक्शन। अंतिम रिएक्शन है, आपका समय हम ज्यादा नहीं लेंगे, पर्किन रिएक्शन की बात करेंगे। गिवन बाय बेंजल्डिहाइड, ये देखिए
बेंजल्डिहाइड लिख दिया। किसके साथ देता है? एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ, जिस एसिड का एनहाइड्राइड है उसी एसिड का सोडियम सॉल्ट। ओके, कैसे होती है रिएक्शन या फील करिएगा। मैं इसके 2H को बाहर निकाल रहा हूं। देखिए कैसे कराते हैं रिएक्शन। बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई है, उसी के सोडियम सॉल्ट की उपस्थिति। कुछ मत करो, सिंपल पानी निकाल लो, सुनते रहना। पानी निकला, ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ गए, अच्छी बात है। यहां पर देखिए एसिड डेरिवेटिव है और बर्तन में पानी है। ये पानी क्या करता है? एसिड डेरिवेटिव को कर देता है हाइड्रोलाइज। तो इस प्रकार से देखिए परकिन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा? C6H5CH यहां से आया, डबल बॉन्ड CH और COOH। आप देख सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन हुआ और इसका नाम है बच्चों सिनेमिक एसिड। दिस इज ऑल अबाउट द परकिन रिएक्शन। बेंजल्डिहाइड विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ इट्स सोडियम सॉल्ट, फॉर्मेशन होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का, दैट इज सिनेमिक एसिड। दिस इज अबाउट द परकिन रिएक्शन। ओके, तो हम लोगों ने सिर्फ 1.5 घंटे में ना सिर्फ 51 रिएक्शंस को रिवाइज किया, बल्कि कुछ मन की बातें हम लोगों ने करी। मेरे पास इतनी बातें थी बेटा, ज़्यादा बातें करके ज़्यादा समय आपका नहीं बर्बाद कर सकते। मन हो रहा था आपके साथ बातें करने का तो आ गए, खाली याद नहीं आ सकते, फिर बोल रहे हैं इसलिए कुछ लेकर आ गए। ओके, तो भैया परसों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी बहुत बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं अपने बच्चों के साथ, सभी बच्चों के साथ जो नीट का पेपर देने संडे को जा रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, बी कॉन्फिडेंट, जो होगा अच्छा होगा ऊपर वाले पर, और अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए। क्लियर? मैं उम्मीद करूंगा हमारे बहुत से छात्र मिठाई का डिब्बा लेके मिठाई का डिब्बा लेके भाई हमको खुशखबरी सुनाने आए। ओके, किसका पीडीएफ बच्चों? प्रिंस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू बच्चों। और बस थोड़ा मन किया था आपके सामने आने का। हाँ ठीक है, अब पीडीएफ क्या ज़रूरत है? पीडीएफ की कोई ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ सीडीएफ की, राइट? जो हो गया वो हो गया। फिर भी आपको लेने का मन हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ होगी, ठीक है? ज़रूरत नहीं है कुछ पीडीएफ फॉर्म की बेटा, फिर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ होगी तो आप निकाल सकते हैं, राइट? चलिए, सो ऑल द वेरी बेस्ट और आई होप सब अच्छा हो। सो बी कॉन्फिडेंट। बाय बाय, थैंक यू।